Hello everyone, welcome to our Physics Choice YouTube channel and my name is Rupinder। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशंस। ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है और आज के चैप्टर में हम कुछ बेसिक टर्म्स का यूज़ करेंगे जो फिज़िक्स में बार बार यूज़ होंगी। और अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आईआईटी जेई में अप्रोक्स हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें यानी कि दिसंबर 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे कि यूनिट और डायमेंशंस को कैसे डिस्कस करते हैं और उसके बाद कुछ अच्छे लेवल के हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस। देखिए, यूनिट और डायमेंशन समझने से पहले आपको एक टर्म का और पता होना चाहिए दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि यूनिट्स या डायमेंशंस की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी के ही यूनिट और डायमेंशंस की हम बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। मीन्स कोई भी क्वांटिटी जो मेजरेबल होगी उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स, वर्क एक्सेट्रा। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स, वर्क एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इन क्वांटिटीज़ को किस टर्म्स में मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं हम यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम यूनिट्स की टर्म में मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मास बताया जाए कि मास को हम किस में मेज़र करते हैं, हमेशा ग्राम या किलोग्राम में ही मेज़र करेंगे। सो यूनिट क्या हो गई मास की, किलोग्राम। लेंथ को हम मेज़र करते हैं हमेशा मीटर के अंदर या फिर सेंटीमीटर में, मीटर में मेज़र कर रहे हैं। टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं। ऐसे ही इन क्वांटिटीज़ को भी मेज़र करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिस टर्म्स में मेज़र किया जाता है उनको हम यूनिट बोलते हैं, जैसे कि किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये हमारी यूनिट्स होती हैं। अब यूनिट्स कितने टाइप की होंगी, तो यूनिट होती है मेनली दो टाइप की। आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा कि अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है तो उसकी यूनिट्स या फिर डायमेंशंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी जो टर्म्स बताई जाएंगी ये बेसिक टर्म्स होंगी, बट इम्पॉर्टेंट होगा आज के लेक्चर में कि डायमेंशंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं और यूनिट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यूनिट्स होती हैं दो टाइप की यूनिट्स होती हैं दैट इज वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड इज डेराइव यूनिट। एक फंडामेंटल यूनिट होगी तो दूसरी डिराइव्ड यूनिट होती है। देखिए, फंडामेंटल नाम से ही क्लियर है, ऐसी यूनिट्स जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगी, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही लेंथ टाइम पे डिपेंड करती है, ना ही लेंथ मास पे डिपेंड करती है। ऐसी क्वांटिटीज़ जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिजिकल यूनिट्स में किलोग्राम हो गया हमारा, मीटर हो गया या फिर सेकंड हो गया। डिराइव यूनिट्स वो यूनिट्स होंगी जिनको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। मीन्स डिराइव्ड यूनिट्स आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड की बात करें, देखिए आप 9th क्लास से स्टार्ट कर देते हो स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों को पढ़ना। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड एक डिराइव्ड यूनिट होगी क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, जबकि डिस्टेंस और टाइम हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। सो डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होंगी जो फंडामेंटल यूनिट्स पे
डिपेंड करती है, इनके नाम से ही क्लियर है, डिराइव। इनको डिराइव किया जाता है किसी अदर यूनिट से। तो दो टाइप की यूनिट्स आपको बताई हैं, एक फंडामेंटल होगी तो दूसरी हमारे पास डिराइव्ड होती हैं। कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होंगी ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टोटल कितनी नंबर ऑफ फंडामेंटल होंगी और कितनी डिराइव्ड होंगी। देखिए फंडामेंटल का एक फिक्स नंबर होता है जबकि डिराइव का फिक्स नंबर नहीं होता। डिराइव हमारी बहुत सारी यूनिट्स होंगी, काउंट नहीं कर रहे हैं हम उनको, क्योंकि डिपेंडेंट यूनिट हम कितने भी बना सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट कुछ सिलेक्टेड ही होती हैं। तो टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। उनके नाम लिख रहे हैं हम, फंडामेंटल यूनिट्स, और उनके सिंबल भी लिखते हैं इधर। सिंबल्स क्या होंगे, अभी आपको बताया फंडामेंटल यूनिट में हमारी आ जाती है किलोग्राम। देखिए जो यूनिट्स होंगी वो किलोग्राम, लेंथ, सेकंड होंगी। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें कि कितनी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल होंगी, तो यहाँ पे हम इन क्वांटिटीज के नाम भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जब हम फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे तो लिखते हैं मास, लेंथ, टाइम, और हम फंडामेंटल यूनिट्स लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम यूनिट्स। यूनिट्स को लिखते हैं, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। देखिए कई स्टूडेंट्स को लगता है कि टेम्परेचर की जो यूनिट होगी वो डिग्री सेल्सियस होती है, बट नहीं, ऐसा यूनिट अगर हम यूनिट की बात करें तो वो केल्विन होगी, डिग्री सेल्सियस नहीं होती। टेम्परेचर के बाद आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है मोल, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एम्पियर, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। अब इनके सिंबल्स बताते हैं, केजी, मीटर को एम से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, मोल को MOL, एम्पियर को ए से और कैंडेला को CD से। अभी हमने डिस्कस किया कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी और उनके सिंबल्स क्या होंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हमारी टोटल 7 हमारी क्वांटिटीज़ हुई, 7 ही इनकी यूनिट्स होंगी और सिंबल्स होते हैं किलोग्राम के लिए केजी, मीटर के लिए M, टाइम के लिए सेकंड हो जाएगा, केल्विन के लिए K होता है, मोल के लिए MOL, एम्पियर को A से और कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हुई और 2 होती हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और उनकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो जाएंगी। अब उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए डिराइव्ड यूनिट्स की कोई अमाउंट नहीं है कि 7 होंगी या 10 होंगी या 20 होंगी, क्योंकि जो डिपेंडेंट होती है वो हम कितने भी बना सकते हैं, कितने भी क्वांटिटीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा सिलेक्टेड ही होंगी। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पहले हम बात करते हैं क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, उसके बाद उनकी यूनिट्स क्या होंगी और उनके सिंबल्स क्या होंगे। हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, वन इज़ प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। 2 टाइप की होंगी,
प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। यूनिट्स होती हैं, एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल होता है स्टीरेडियन। रेडियन एंड स्टीरेडियन, इनके सिंबल्स हो जाएंगे, रेडियन के लिए और स्टीरेडियन के लिए सिंबल हो जाएगा SR। अब तक हमने डिस्कस किया है कि यूनिट्स हमारी दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7 और उसके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स के आपको नाम बताए गए हैं, अभी लास्ट बताए थे, और अभी आपको बताया गया है सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये हमारी टोटल 9 क्वांटिटीज़ हो गई हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की कोई भी लिमिट नहीं होती है। अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स कितने सिस्टम की होती है, यूनिट्स के अंदर कितने सिस्टम्स होते हैं। मेनली 3 टाइप के सिस्टम की हम बात करते हैं। 3 सिस्टम इन यूनिट्स। यूनिट्स के अंदर 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम। सेकंड होता है सीजीएस सिस्टम और थर्ड होगा हमारे पास एमकेएस सिस्टम। अब हम बता रहे हैं कि 3 टाइप के यूनिट सिस्टम होते हैं, एक एफपीएस सिस्टम होता है, एक सीजीएस होता है और एक एमकेएस होता है। नाम देखने में अजीब लग रहे होंगे बट बहुत ही आसान है, यही ट्रिक है इनको सिंपली याद करने की। देखिए आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताई गई हैं बट मेनली हम 3 का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम। मेनली 3 का ज़्यादातर यूज़ होता है। तो मास, लेंथ और टाइम के लिए हमने यूनिट सिस्टम्स बनाए गए हैं। सबसे पहला होगा एफपीएस। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड। एफपीएस सिस्टम के अंदर हम लेंथ को फुट में मेज़र करते हैं, मास को पाउंड में मेज़र करते हैं, जबकि टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। इस सिस्टम को बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, बट इस सिस्टम को बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाएगा, आपको यूज़ नहीं करना है। सेकंड होगा हमारे पास सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं तो मास को हमें ग्राम में रखना पड़ेगा और टाइम हमेशा सेकंड में ही रहेगा। इसको बोलते हैं हम सीजीएस यूनिट सिस्टम। उसके बाद आएगा एमकेएस सिस्टम। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होगा किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। अगर हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, उस यूनिट सिस्टम को बोलते हैं एमकेएस यूनिट सिस्टम। तीनों में से अगर बेटर यूनिट सिस्टम की बात की जाए तो एमकेएस हमारा सबसे बेटर यूनिट सिस्टम होता है और इसका ही हम यूज़ करते हैं। देखिए 3 क्वांटिटीज़ को मेज़र करना है, लेंथ को, मास को और टाइम को। अब क्वांटिटीज़ हमारी बदल गई हैं, या तो हम लेंथ को फुट में मेज़र कर सकते हैं या सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। ऐसे ही मास को पाउंड में, ग्राम में या फिर किलोग्राम में। टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा, टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिस्टम और होता है दैट इज़ एसआई सिस्टम। इसको हम अलग से मेंशन नहीं करते हैं, बट जब भी आप बुक्स खोलते हो, बुक्स में पढ़ते हो तो हमेशा मेंशन होगा कि अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट सिस्टम। तो एसआई क्या होता है? एमकेएस सिस्टम की मॉडिफाइड फॉर्म को ही हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। एमकेएस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को मॉडिफाइड किया गया और उस मॉडिफाइड सिस्टम को हम बोलते हैं एसआई यूनिट सिस्टम। और एसआई यूनिट सिस्टम में भी हमेशा लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। अब इन यूनिट सिस्टम का यूज़ कहाँ करना है? अब यूज़ करेंगे हम न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया है, मास दिया गया है आपको ग्राम में
और लेंथ दी गई है आपको मीटर में, तो एक यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। या तो आप CGS यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करिए या फिर आप MKS यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करिए। मीन्स अगर आपको आंसर कैलकुलेट करना है तो हमेशा एक ही यूनिट सिस्टम में रखना होगा। आपने नोटिस भी किया होगा जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, आगे भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब भी आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है और यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है। अगर किसी न्यूमेरिकल में मास किलोग्राम में दिया है और लेंथ दी गई है सेंटीमीटर में, तो पहले सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसको एक यूनिट सिस्टम में रख सकें। या तो आप MKS में रखिए या फिर किलोग्राम को आप ग्राम में बदलिए, आप CGS में कन्वर्ट करिए। जिस टर्म्स में आंसर पूछा जाता है उसी टर्म्स में हम उसको चेंज करते हैं। तो 3 टाइप के यूनिट सिस्टम बताए हैं। मेनली हम ऐसा यूनिट सिस्टम की ही बात करते हैं। मीन्स लेंथ को हमेशा मीटर में, मास को हमेशा kg में और टाइम को हमेशा सेकंड के अंदर मेजर करेंगे। और यही हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम ऐसा ही यूनिट सिस्टम बोल रहे हैं। तो 3 टाइप के यूनिट सिस्टम हमने डिस्कस किए हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगर हमारे पास 10 की पावर्स होती हैं, मैट्रिक पावर्स होंगी, तो उनको क्या नाम दिया जाता है? मैट्रिक पावर्स। टेन की पावर -1, इसको बोला जाता है डेसी। 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटी। 10 की पावर -3 मिली। 10 की पावर -6 माइक्रो। 10 की पावर -9 नैनो। 10 की पावर -12 पिको। 10 की पावर -15, इसको 2 नाम बोल सकते हो आप, फर्मी भी बोल सकते हो या फिर फेम्टो भी बोल सकते हो। 10 की पावर -18 को बोलते हैं एटो। अब देखिए, पहले हमने डिस्कस किया नेगेटिव पावर्स को। 10 की पावर -1 को बोलते हैं डेसी। 10 की पावर -2 सेंटी। 10 की पावर -3 मिली। अगर हमें मीटर लगाएंगे सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर, इधर भी मीटर लग जाएगा। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। नैनो मीन्स 10 की पावर -9। पिको का मतलब होगा 10 की पावर -12। फर्मी या फेम्टो होते हैं 10 की पावर -15 और एटो होता है 10 की पावर -18। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें से यूज़ होती हैं, मिली यूज़ होती है और माइक्रो यूज़ होगी और नैनो। ये 3 टर्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी यूज़ होती हैं, अदर क्वांटिटीज़ कम यूज़ होंगी। अब हम आते हैं 10 की पावर पॉजिटिव पे। अगर 10 की पावर +1 होगी, इसको बोलते हैं डेका। 10 की पावर +2 को बोलते हैं हेक्टो। 10 की पावर +3 को बोलते हैं किलो। 10 की पावर +6 को बोलते हैं मेगा। 10 की पावर +9 को बोलते हैं गीगा और 10 की पावर +12 को बोलते हैं टेरा। इतने ही क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं। पॉजिटिव में हम इतनी ही क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं। देखिए, आप बोलते हो डेसी, डेसी या डेका। डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1, डेका का मतलब होगा 10 की पावर +1। 10 की पावर +2 को हेक्टो बोलते हैं, 10 की पावर +3 को किलो बोलते हैं। किलो मीन्स 10 की पावर +3। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर +6। गीगा का मतलब होगा 10 की पावर +9 और टेरा का मतलब होता है 10 की पावर +12। ये कुछ 10 की पावर्स को हमने डिस्कस किया, इनको पर्टिकुलर नेमिंग दी गई है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया है 10 की पावर 10 मिलीमीटर, तो आपको पहले मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स 10 × 10 की पावर -3 मीटर।
पहले इसको इस टाइप से लिखना है हमें, उसके बाद ही न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। आपको ये नहीं बताया जाएगा 1 मिली 10⁻³ के इक्वल होगा, ये आपको याद रखनी है सभी टर्म्स कि मिली कितनी पावर के इक्वल होता है, मेगा कितनी पावर के इक्वल होगा, हेक्टो कितनी पावर के इक्वल होता है। तो कुछ मैट्रिक पावर्स की डिस्कस किया हमने। अब हम करते हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस होती क्या है और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डायमेंशंस को। तीन टर्म्स होती हैं हमारी, एक वर्ड होता है डायमेंशन और एक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला और एक टर्म होती है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या डिफरेंस होता है तीनों में? देखिए डायमेंशंस होते क्या हैं। डायमेंशंस होती हैं पावर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी। पावर ऑफ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और कॉल्ड डायमेंशंस। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है हमारी? मेनली हम 3 की बात कर रहे हैं, ML, T की। वैसे तो 7 होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी। यहाँ पे हम 3 की बात कर रहे हैं, ML, T की। इनकी जो पावर्स होंगी, मान लिया ABC आर द पावर्स ऑफ ML एंड T, मास, लेंथ एंड टाइम। तो इन पावर्स को बोला जाता है डायमेंशंस। ABC आर कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखिए अब हम बात करें फॉर्मूले की। डायमेंशनल फॉर्मूले को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल M, कैपिटल L एंड कैपिटल T। वही फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमारी फंडामेंटल हैं उनके टर्म्स में लिखते हैं और इसमें ब्रैकेट लगती है हमेशा इस टाइप की। विदाउट ब्रैकेट अगर आप लिखते हो तो वो फॉर्मूला नहीं होगा। डायमेंशनल फॉर्मूले को हमेशा कैपिटल लेटर्स में कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T में लिखेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं हमेशा। इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। थर्ड होगी हमारी डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन क्या होती हैं। इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमेशा दो क्वांटिटीज़ के बीच में इक्वालिटी आएगा। जब भी इक्वल का साइन आएगा तभी हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। अगर हम किसी एक क्वांटिटी को उठा लेते हैं, मान लिया हमने एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया की क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर बोलते हैं हम, या फिर हम लेंथ का स्क्वायर बोलते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। तो एरिया के डायमेंशंस क्या होंगे? m की पावर 0 होगी, l की पावर 2 होगी और t की पावर 0 होगी। देखिए किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 होती है उसका मतलब 1 होगा, 0 नहीं होता। किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 है उसका मतलब 1 होता है, 0 नहीं होता। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, चाहे लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। आप सिंपली L2 भी लिख सकते हैं। ये तो बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L2 t की पावर 0, या इस डायमेंशनल फॉर्मूले को सिंपली हम L2 भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है आपका। अब इक्वेशन कब बनेगी? जब हम इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। ये डायमेंशंस किसके हैं? एरिया की हैं। सो एरिया इज इक्वल्स टू m0 L2 t0, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। जब हम इक्वालिटी का साइन बीच में लगा देंगे तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो 3 टर्म्स आपको बताई। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स को हम डायमेंशंस बोलते हैं। अगर इस टाइप से लिखते हैं कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T को इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाता है। और किसी टर्म को इक्वालिटी में अगर डायमेंशंस लिख रहे हैं इसको हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। अब कुछ टर्म्स के हम डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनका यूज़ भी होगा, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम। तो करते हैं कुछ टर्म्स के न्यूमेरिक डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए डायमेंशंस के साथ ही हम यूनिट भी लिखते जाएंगे, क्योंकि अगर आपको किसी टर्म का फॉर्मूला पता है तो यूनिट इजीली निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी इजीली निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी भी होता है डायमेंशंस को कैलकुलेट करने का। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखते हैं एक तरफ, फिजिकल क्वांटिटीज़, इनके यूनिट्स क्या होंगी और इनके डायमेंशंस हम कैलकुलेट करेंगे।
देखिए फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले अगर हम बात करें एरिया की, एरिया की यूनिट्स होती हैं मीटर स्क्वायर। अब यूनिट सिस्टम हम रखेंगे सारी की सारी एसआई, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा। तो एरिया की यूनिट्स होती हैं मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, देखिए डायमेंशंस हमेशा किस में लिखते हैं, एम एल टी की पावर्स होती है ना, तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे हम, एम एल टी, एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0। अभी बताया था डायमेंशनल फॉर्मूला के हमेशा कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी की पावर्स की टर्म्स में लिखना है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इस ब्रैकेट के बिना 500 लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हैं तो तीनों ही डिस्टेंस ना, ब्रेथ भी डिस्टेंस होती है, हाइट भी एक डिस्टेंस होती है, लेंथ भी एक डिस्टेंस है, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं एल का क्यूब। यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर क्यूब हमारी यूनिट हो जाएंगी वॉल्यूम की, मीटर क्यूब इज द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। अगर डायमेंशन देखें, देखिए मास यहाँ पे 0 है, इससे कंफ्यूज मत होना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एम को यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि मीटर है तो ये भी मीटर होगा, ये मास होता है, कैपिटल एम मास होगा, ये मीटर है और मीटर यूनिट होती है लेंथ की, तो लेंथ की पावर लिखी जाएगी 3 और टाइम की पावर, यहाँ पे टाइम है ही नहीं तो टाइम हो जाएगा हमारे पास 0। तो दो क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस हमने लिखे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बहुत ही इजी होते हैं डायमेंशंस को कैलकुलेट करना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में और लेंथ को मीटर में रखना है। और डायमेंशन अगर आपको यूनिट्स पता है तो सिंपली एम एल टी की पावर से लिखनी है, बहुत इजी होगा ये। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, डिस्टेंस होती है मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारी मीटर होगी। टाइम होता है सेकंड में, सो मीटर पर सेकंड हो गई यूनिट ऑफ स्पीड। तो डायमेंशंस क्या होंगे, देखिए यहाँ से मास है इस क्वांटिटी के अंदर, मास नहीं है, मास की पावर 0, मीटर दिया हुआ है मीन्स लेंथ दी हुई है, मीटर की पावर कितनी है 1, सो लेंथ की पावर हो जाएगी 1। अब बात करते हैं टाइम की, टाइम डिवाइड में है, अगर सेकंड को ऊपर लेके जाएं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो टी की पावर हो जाएगी -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया स्पीड के लिए। और स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, जो स्पीड का होगा वही वेलोसिटी का होता है, क्योंकि वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स एक जैसी ही होती हैं, तो दोनों के डायमेंशंस भी सेम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। जो टर्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होती है वही हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं के डायमेंशंस को हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ऊपर हमने वेलोसिटी के डायमेंशंस कैलकुलेट की हुई हैं, यूनिट्स भी कैलकुलेट कर रखी हैं। जो वेलोसिटी की यूनिट्स होगी उसको टाइम से डिवाइड करना है, मतलब मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -2। डायमेंशंस देखिए, अब मास नहीं है कहीं भी, एम मीटर ये लेंथ की पावर है, एम 0 हो जाएगा, एल की पावर 1 हो जाएगी, सेकेंड की पावर -2 है तो टी की पावर -2। ये डायमेंशंस हो गए हमारे पास एक्सेलरेशन के। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्स की, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाई फोर्स का, क्योंकि फोर्स मोस्ट ऑफ द टर्म्स में यूज़ होगा और आपको याद करना है फोर्स का, याद रखना है फोर्स का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है ऊपर वाली क्वांटिटी से पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं फिर अदर क्वांटिटी का। तो फोर्स का आपको याद रखना है ताकि जहाँ भी यूज़ हो आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकें वहाँ पे। फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला पता होगा सभी को, m/a। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट अभी हमने ऊपर निकाल ली है मीटर सेकंड की पावर -2। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखिए किलोग्राम आया है, मतलब मास की पावर कितनी है, किलोग्राम की पावर
1, सो m की पावर 1, मीटर की पावर भी 1 है तो l की पावर 1, टाइम सेकंड की पावर -2 है तो t की पावर हो जाएगी -2। आपको याद रखना है m1 l1 t की पावर -2 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स के लिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जितने भी टर्म्स हम बताएंगे आपको, वर्क, एनर्जी, सभी में फोर्स का यूज़ होगा। तो फोर्स का हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन m1 l1 t की पावर -2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। हमारी नेक्स्ट क्वांटिटीज़ होंगी देखिए, फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है, आपने पढ़ा होगा न्यूटन होती है, बट यहाँ पे हम उन यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं जिनसे हम इजीली डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकें। अब नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्स तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए साइड में लिखते हैं, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t की पावर -2, क्योंकि इसका यूज होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ ही होती है। अब फोर्स के डायमेंशंस हम निकाल चुके हैं, न्यूटन मीटर, लेंथ की होती है मीटर, फोर्स की होगी न्यूटन। ये यूनिट भी हम लिख सकते हैं, या फिर अभी हमने पीछे लिखी थी फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन करके लिखा था, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 इंटू मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। आप इससे भी बता सकते हो डायरेक्ट, बट इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर हमें फोर्स के पता है तो डायरेक्टली हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क के डायमेंशंस आ जाएंगे। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t की पावर -2, और लेंथ के डायमेंशंस होते हैं l1। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, m एज इट इज़ रहेगा, l की पावर 1 l की पावर +1, तो l की पावर हो जाएगी +2, और t की पावर एज इट इज़ रहेगी t की पावर -2। ये हमारे वर्क के डायमेंशंस आए हैं। उसके बाद एनर्जी के डायमेंशंस क्या होंगे? एनर्जी होती क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। मीन्स जो वर्क के डायमेंशंस होंगे वही हमारे एनर्जी के डायमेंशंस होंगे। वर्क और एनर्जी दोनों के डायमेंशंस होंगे m1 l2 t की पावर -2। अब एनर्जीज भी अलग अलग टाइप की होती हैं। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, उसका फॉर्मूला होता है mgh। एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला हो जाएगा ½ m × v का स्क्वायर। है तो ये दोनों भी एनर्जीज, तो इनको कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनके डायमेंशंस भी सेम होंगे जो वर्क के होंगे। वर्क, एनर्जी यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, इन सभी के डायमेंशंस सेम होंगे जो हमारे वर्क के होंगे। अगर हम हीट की बात करते हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म होगी। जो एनर्जी के डायमेंशंस होंगे वही हमारे हीट के डायमेंशंस हो जाएंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वर्क, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड हीट, सभी के डायमेंशंस सेम होते हैं m1 l2 t की पावर -2। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ एंगल। एंगल के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनके डायमेंशंस नहीं होते, इसको साइड में लिख रहे हैं हम। एंगल इज अ डायमेंशनलेस, मीन्स m0 l0 t0। एंगल के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म की, दैट इज लीनियर मोमेंटम। इसका मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है फोर्स का, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का। देखिए टर्म्स आपके लिए बहुत नई लगेंगी आपको जब हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, बट फिजिक्स जब हम करेंगे, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे इन सभी टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। डिटेल में आपको बताया जाएगा कि ये टर्म्स होती क्या हैं, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बस फोकस करना है डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर। बाद में भी आपको डायमेंशन साथ के साथ बताए जाएंगे कि कैसे
डायमेंशंस को हम कैलकुलेट करते हैं, बट पहले हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं सभी क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है हमारे पास P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी को हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। अब देखिए मास का मतलब होगा किलोग्राम, वेलोसिटी को बोलते हैं हम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड। यहाँ से डायमेंशंस निकालेंगे, m की पावर 1 होगी, मीटर का मतलब l की पावर 1 होगी, सेकेंड का मतलब t की पावर -1। ये डायमेंशंस आ जाते हैं लीनियर मोमेंटम के, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास के डायमेंशन, मास के लिए हो जाएगा m की पावर 1, मीटर के लिए l की पावर 1, सेकेंड की पावर -1 मीन्स t की पावर -1। एक और टर्म होती है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, देखिए जिस भी टर्म के आगे एंगुलर वर्ड लग जाएगा आपको क्या करना है, लीनियर को मल्टीप्लाई कर देनी है डिस्टेंस के साथ। अगर आपसे बोला जाए एंगुलर फोर्स, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, तो लीनियर फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस से, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। लीनियर मोमेंटम ये है हमारा, इसको हमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट्स हो जाएंगी किलोग्राम, मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड की पावर -1। तो डायमेंशंस हो जाएंगे m1 l की पावर 2 t की पावर -1। लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है अगर आप इन डायमेंशंस की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत ही इजीली किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन को निकाल सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला पता है। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूनिट्स और डायमेंशंस को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास पावर। पावर होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी के डायमेंशंस हमने क्या कैलकुलेट किए थे, अभी एनर्जी के कैलकुलेट किए थे m1 L2 t की पावर -2। अब देखिए एनर्जी के आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते हो, फोर्स के तो आपको याद है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम होगा t की पावर 1। इसको जब हम सोल्व करते हैं t की पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा, m1 L2 t की पावर -3। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा पावर के लिए। नेक्स्ट होता है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। देखिए इन सभी टर्म्स में फोर्स आ रहा है, तो अगर आपको फोर्स का याद है तो हम डायरेक्टली यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 L1 t की पावर -2। इसको डिवाइड करना है एरिया के साथ। एरिया के डायमेंशंस होते हैं मीटर स्क्वायर, मीन्स l की पावर 2। मीटर का मतलब L होगा, लेंथ होगा, यहाँ पे मास नहीं है। m1 कैलकुलेट करेंगे तो m1 L की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो L की पावर -2 हो जाएगा, -2 + 1 L की पावर -1 t की पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर के लिए। अब देखिए जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का। एक टर्म और है, ये टर्म आपके लिए नई होगी, बट स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा जो प्रेशर का होता है, बिकॉज स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L की पावर -1 एंड t की पावर -2। अभी आपको स्ट्रेस बताया, एक टर्म और होती है जिसका नाम होता है स्ट्रेन। एंगल के डायमेंशंस 0 होते हैं, सेम स्ट्रेन के डायमेंशंस भी 0 होते हैं। स्ट्रेन का मतलब होता है कि कितना शेप में चेंज हुआ, कि लेंथ में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ बाय लेंथ दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैंसल आउट करती है, तो स्ट्रेन के डायमेंशंस हो जाएंगे m0 L0 T0।
मीन्स ट्रेन के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। इन टर्म्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे इन टर्म्स को। प्रेशर के जो डायमेंशंस होंगे वही स्ट्रेस के होंगे। प्लेन एंगल की अगर हम बात करते हैं, एंगल की और स्ट्रेन के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं। अब आती है एक इम्पोर्टेंट टर्म, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। हमें पता है स्ट्रेन के कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे, सिर्फ स्ट्रेस के डायमेंशंस होंगे। जो स्ट्रेस के डायमेंशंस होंगे वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशंस होंगे। अभी डायमेंशंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से बता सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशंस भी m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। तो आपको याद रखना है, प्रेशर हो चाहे स्ट्रेस हो या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, तीनों के डायमेंशन सेम होते हैं, m की पावर +1, l की पावर -1 एंड t की पावर -2। तो कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम कुछ और टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके बारे में पूछा जाता है। और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले। आता है हमारे पास पहले प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट को h से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक रिलेशन पता होगा, इज इक्वल टू h इंटू न्यू, हम ऐसे लिखते हैं। h होता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी को हम टाइम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी मल्टीप्लाई बाय टाइम। बहुत ही सिंपल है, एनर्जी के हम निकाल चुके हैं, m1 L2 t की पावर -2 निकाले थे हमने एनर्जी के, जो वर्क डन के होंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई बाय टाइम t की पावर 1। तो प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशंस हो जाएंगे m1 L2 t की पावर -2 और t की पावर +1, t की पावर -1 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। ऐसे ही एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं k से। एक रिलेशन होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू KB इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर होगा। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB की वैल्यू होगी एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ये T टेम्परेचर है, टाइम नहीं है यहाँ पे। एनर्जी के डायमेंशंस हमें पता है m1 L2 t की पावर -2 और टेम्परेचर के होते हैं केल्विन, तो यहाँ से डिवाइड में होगा तो ऊपर पावर जाएगी, तो केल्विन की पावर -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से रिप्रेजेंट, ये सिंबल होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ से भी बहुत ही सिंपल होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। कई स्टूडेंट जैसे नाम पढ़ा है तो उनको लगता है बहुत ही टफ होगा, बट बहुत ही ईजी है। पहले दो आपको कैलकुलेट करके बताएं, दोनों में एनर्जी का यूज़ हुआ है, एक को टाइम से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे को टेम्परेचर से डिवाइड करना था आपको। ये डायमेंशंस आ गए दोनों क्वांटिटीज़ के। अब है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर, इसके डायमेंशंस होते हैं। अगर आपको प्रेशर के भी याद नहीं है तो बताया था मैंने आपको, फोर्स के याद करना कंपलसरी है। फोर्स के आपको याद रखने पड़ेंगे। फोर्स के होते हैं m1 L1 t की पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का मतलब L की पावर 2। अब देखिए वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो टाइम क्या होगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, टाइम लिख सकते हैं। सो इस पूरी क्वांटिटीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/t, t ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये t को हम नीचे लिख रहे हैं तो इसको हम 1/t लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको सोल्व करना है हमें। सोल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बनेगा m1 l की पावर 3 t की पावर -2 इंटू ये वाला t ऊपर जाएगा, सॉरी ये l स्क्वायर जो था ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा l की पावर -2 + 1 l की पावर -1 और t की पावर -1। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी m1 l की पावर -1 और t की पावर -3। t की पावर यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि 1/t है, ये t ऊपर जाएगा, ठीक है, +1 -2 t की पावर -1 आ जाएगा। ये डायमेंशंस हो जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, m की पावर +1, l की पावर -1 एंड t की पावर -1। एक टर्म और होती है दैट इज पॉइजन्स रेशो। तो कुछ कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशंस आपको बताए हैं। एक टर्म होती है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, ये भी डायमेंशन लेस होती है। आपको 3 क्वांटिटीज़ बताई हैं। एंगल के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, स्ट्रेन के और पॉइजन्स रेशो के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। इनकी वैल्यूज़ होती है m0, l0, t0, तीनों क्वांटिटीज़ के। अब हम एक दो और जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। एक होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, मैंने फर्स्ट लेक्चर देखिए आप मेरा जाकर के, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात की है और उसके अंदर एक फॉर्मूला बताया गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। फोर्स इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम g के डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे। g की वैल्यू हो जाएगी f(r²) डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। अब देखिए यूनिट्स बता सकते हैं हम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम डायमेंशंस की बात करेंगे। फोर्स के डायमेंशंस होंगे m1 l1 t की पावर -2। r² का मतलब होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके डायमेंशंस हो जाएंगे l की पावर 2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। ये दोनों मासीज होते हैं। मासीज के डायमेंशंस क्या होंगे, m की पावर 2, m की पावर 2। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए m की पावर 2 है, ऊपर m की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -2 + 1 m की पावर -1, l की पावर 1, l की पावर 2, l की पावर हो जाएगी +3 और t की पावर हो जाएगी -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको भी पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनके डायमेंशंस पूछे जाते हैं। एक टर्म होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ के डायमेंशंस होते हैं, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो डायमेंशंस हो जाएंगे l की पावर 1, m0, l1, t की पावर 0। तो कुछ टर्म्स हमने डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ रिलेट किए। पहले हम करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे डायमेंशन से रिलेटेड। अभी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन में, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला
द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन m1 L2 t की पावर -1, m2 L2 t की पावर -1 एंड फोर्थ इज m2 L2 t की पावर -2। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। देखिए अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। एक टाइप ये होती है, सेकंड टाइप आपसे ये पूछ सकते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में, विच ऑफ द क्वांटिटीज, विच पेयर ऑफ द क्वांटिटीज, which pair of the quantities has same dimensions। कौन सी क्वांटिटीज की डायमेंशंस सेम होते हैं। पेयर आपको दिए जाएंगे 4, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन से पेयर के डायमेंशंस सेम होंगे। फर्स्ट ऑप्शन वर्क एंड पावर, सेकंड लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, थर्ड ऑप्शन में आपको दिया जाएगा प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कई बार यंग्स मॉडुलस भी बोलता है या बल्क मॉडुलस, मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आगे चाहे कोई भी वर्ड लगा रहा है आपको याद रखना है डायमेंशंस हमेशा सेम रहेंगे। चाहे यंग मॉडुलस बोल रहा है तो उसके डायमेंशंस भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ही इक्वल होते हैं। फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा नन ऑफ दीज। अब देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी के डायमेंशंस आपको निकाल के बताए गए हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके इक्वल होंगे किसके इक्वल नहीं होंगे। वर्क और पावर के तो इक्वल नहीं होते, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड वाला, क्योंकि आपको बताया था प्रेशर हो या स्ट्रेस हो या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, सभी के डायमेंशंस एक जैसे होते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन के अंदर। अब हम एक टाइप और बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। इनमें से कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होंगी वो बतानी है हमें। फर्स्ट ऑप्शन में एंगल, सेकंड ऑप्शन में आपको दे दिया जाए स्ट्रेन, थर्ड ऑप्शन फोर्स, फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाए 1 एंड 2। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखिए कौन सी क्वांटिटीज हमारी डायमेंशनलेस होंगी। तो 3 क्वांटिटीज बताई थी, मोस्ट ऑफ द, ऐसे तो बहुत सारी होंगी बट मोस्ट ऑफ द मैंने आपको 3 बताई थी। एंगल, स्ट्रेन एंड पॉइजन्स रेशो, तीनों ही डायमेंशनलेस होंगी, तो इसका करेक्ट आंसर एंगल वाला भी होगा और स्ट्रेन भी होगा, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। कई स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, एंगल करते हैं इसको टिक कर दिया और फिल कर देते हैं, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो चारों ऑप्शंस को पहले पढ़ना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि आंसर क्या होगा। जैसे कि इसमें अगर हम पढ़ रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऐसी क्वांटिटीज़ होंगे, इनके डायमेंशंस नहीं होते। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं जो लगभग जेईई एडवांस लेवल के होंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टाइम t कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है टाइम की टर्म्स में, डिस्टेंस इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस बी प्लस सी इंटू टी का स्क्वायर, और डायमेंशंस पूछे गए हैं b के
कि बी के डायमेंशंस क्या होंगे, ये पूछा गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर, बी के पूछे गए हैं हमसे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी भी दो क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाता है तो हमेशा सेम डायमेंशंस की क्वांटिटीज़ को ही ऐड किया जाता है। ऐसा नहीं है टाइम के अंदर डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे, टाइम के अंदर हमेशा टाइम को ही ऐड किया जाता है। तो सिंपली बोल सकते हैं बी के डायमेंशंस भी सेम होंगे जो टाइम के डायमेंशंस होंगे। अब देखते हैं इसमें से m0 L1 यहाँ पे लेंथ भी है, हमें सिर्फ ये बताना है कि b के डायमेंशंस क्या होंगे। b के डायमेंशंस होंगे m0 L0 t की पावर +1, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ को जब ऐड किया जाता है तो सेम क्वांटिटीज़ को ही ऐड और सेम को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लेंथ में से लेंथ को माइनस किया जाता है, लेंथ में से कभी भी मास को माइनस नहीं करते हैं। टाइम के अंदर हमेशा टाइम को ही ऐड किया जाएगा, तो बी के डायमेंशंस ये होंगे। अब देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, थर्ड फोर्थ सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा m0 L0 एंड t की पावर 1। और कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस डाले जाते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। सोल्व करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा इसी न्यूमेरिकल में। ये सिंपल होगा, आपको देखते ही समझ जाना है कि दो क्वांटिटीज़ को जब ऐड कर रहे हैं तो उनके डायमेंशंस डेफिनेटली सेम ही होंगे, ये कंफर्म होता है कि सेम ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज, ये P प्रेशर है, ये डिस्टेंस पे इस फैक्टर से डिपेंड करता है। प्रेशर इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइड बाई बीटा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा। अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं और जेड एक डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा और थीटा यहाँ पे टेम्परेचर है। डायमेंशंस ऑफ बीटा, देखिए इसमें पूछे गए हैं कि बीटा के डायमेंशंस क्या होंगे। इस क्वांटिटी के डायमेंशंस हमसे पूछे गए हैं और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चंस। देखने में क्या लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल डाल दिया तो काफ़ी मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। जो दिखने में जितने मुश्किल लगते हैं वो करने में उतने ईजी होते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के इंटू थीटा। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, थीटा यहाँ पे टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर का होता है केल्विन, जेड एक डिस्टेंस होगी। अब देखिए यहाँ से देख के हमें क्या लग रहा है, दो कांस्टेंट्स हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। हमें बीटा का कैलकुलेट करना है तो पहले क्या करते हैं, अल्फा का देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो एक टर्म यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो हमेशा एक नंबर के इक्वल होती है, ये हमेशा डायमेंशन लेस होती है। एक्सपोनेंशियल की पावर हमेशा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी मीन्स ये नंबर होता है, सिंपली एक्सपोनेंशियल की पावर कभी भी अदर टर्म्स में नहीं होगी, न्यूमेरिकल टर्म में होगी। सो अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा इज इक्वल्स टू ए नंबर, और एक नंबर क्या होता है, नंबर के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 T0। एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस में हमेशा आपको यही ट्रिक यूज़ करनी है। एक्सपोनेंशियल की जो पावर दी जाएगी उसको एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी के इक्वल रखना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर सिंपली एक नंबर होता है। अल्फा जेड बाई के थीटा इज इक्वल्स टू दिस टर्म्स, पहला काम है हमारा अल्फा के डायमेंशंस कैलकुलेट करना। अल्फा के निकल गए तो पता इसके तो कोई डायमेंशंस होते ही नहीं है। अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू प्रेशर, तो सिंपली हम बीटा के निकाल सकते हैं क्योंकि प्रेशर के हमें पता होते हैं। तो अल्फा के निकलेंगे यहाँ से, अल्फा इज इक्वल्स टू के थीटा डिवाइडेड बाई जेड, बहुत ईजी हो गया। अब ये तो डायमेंशन लेस है, मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू 1 ही होगी, कोई नंबर है ये। अब देखिए के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा हमारा टेम्परेचर और जेड एक डिस्टेंस है। आपको सभी के डायमेंशंस निकालने बताए थे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशंस होते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, के भी होता है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। अब ज़्यादा नहीं तो आपको एनर्जी के तो याद रखने पड़ेंगे ना, m1 L की पावर 2 T की पावर -2, ये डायमेंशंस होते हैं एनर्जी के। इसको किससे डिवाइड किया हमने, टेम्परेचर से डिवाइड किया था, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर मीन्स T की पावर -1, ये डायमेंशंस थे हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। अब थीटा भी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर होगा, थीटा भी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है, ये टाइम है ये टेम्परेचर है। थीटा टेम्परेचर होगा तो इसके डायमेंशंस हो जाएंगे के की पावर 1 केल्विन की पावर 1 डिवाइडेड बाय जेड एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस के डायमेंशंस होते हैं एल की पावर
1। काफ़ी इजी लग रहा है अब तो। अब अल्फ़ा के डायमेंशंस निकलेंगे यहाँ से। देखिए केल्विन की पावर -1, केल्विन की पावर +1, ये तो ख़त्म ही हो गए दोनों आपस में। एल की पावर नीचे +1 है, ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी। सो m1, एल ऊपर जाएगा -1 + 2, -1 + 2 प्लस का 1 हो गया, t की पावर -2। ये डायमेंशंस आए हैं हमारे पास अल्फ़ा के लिए, m1, l1, t की पावर -2। बट हमें कैलकुलेट करने हैं बीटा के लिए, हमें कैलकुलेट करने हैं बीटा के लिए। अल्फ़ा के डायमेंशंस आए हैं m1, l1, t की पावर -2। अब यहाँ से देखिए ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। प्रेशर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा। दिस एम्प्लाइज बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय प्रेशर। अल्फ़ा के डायमेंशंस हैं m1, l1, t की पावर -2। और प्रेशर के डायमेंशंस क्या होंगे? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के पता है हमें, m1, l1, t की पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया l की पावर 2। तो प्रेशर के डायमेंशंस होंगे m1, l की पावर -1 एंड t की पावर -2। बहुत ही सिंपली है, इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए m की पावर 1 कैंसिल हो रहा है हमारा, -2 इसको ऊपर लेके जाएंगे, -1 हो जाएगा +1। सो m0, l की पावर +2, t की पावर 0। अब देखिए क्या ये आंसर है हमारे ऑप्शंस में, m0, l की पावर 2, t की पावर 0 मीन्स ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने में मुश्किल लगते हैं बट देखिए सोल्व करने में टाइम नहीं लगता है। एक्सपोनेंशियल की पावर हमेशा एक नंबर होता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ से हम अल्फ़ा के निकाल लेंगे, अल्फ़ा के निकालने के बाद हम बीटा के निकाल लेते हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। So our next question is, turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P and viscosity of the oil is given by eta is equals to pressure difference distance r square minus x square divided by 4VL। v होगी यहाँ पे वेलोसिटी और जो x है वो डिस्टेंस है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ा, लग रहा है कि अजीब सा है क्योंकि टर्पेंटाइल ऑयल, आपको इस चीज़ को समझने की जरूरत नहीं है कि ट्यूब है, ऑयल फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें सिंपली डायमेंशंस निकालने हैं, तो सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ पे फोकस करना है। ईटा के डायमेंशंस पूछे गए हैं कि डायमेंशंस क्या होंगे ईटा के, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या होंगे डायमेंशंस? देखिए पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर डिफरेंस। बस जो हमारे काम की चीज़ें हैं उन्हीं को देखेंगे। पी होगा प्रेशर डिफरेंस। सो ईटा इज इक्वल्स टू प्रेशर डिफरेंस का मतलब होता है एक प्रेशर में से दूसरे प्रेशर को माइनस किया, तब जब 2 चीज़ों को माइनस कर रहे हैं तो आंसर प्रेशर ही आएगा उनका। प्रेशर के डायमेंशंस होते हैं फोर्स अपॉन एरिया, m1 l की पावर -1 t की पावर -2। अभी लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने कैलकुलेट किए थे और पहले भी बताया हुआ है प्रेशर के कैसे कैलकुलेट करते हैं। r एक डिस्टेंस है, x भी एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस में से अगर डिस्टेंस को माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस ही मिलेगी ना। तो यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक डिस्टेंस आएगी दैट इज l की पावर 2। डिस्टेंस का स्क्वायर ही हमें रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए 4 के कोई डायमेंशन नहीं होते क्योंकि 4 एक नंबर है, छोड़ देते हैं 4 को। v होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, l1 t की पावर -1। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये क्या है लेंथ, लेंथ का मतलब l की पावर 1। इसको सोल्व करेंगे, m नीचे नहीं है कहीं भी तो m की पावर रहेगी 1, l की पावर -1, l की पावर +2, नीचे देखिए 1 और 1 एंड l की पावर नीचे होगी हमारे पास 2, ऊपर हमारे पास l की पावर 2 होगी, ये तो कैंसल आउट होगी, सिंपली l की पावर -1 ही बच रहा है। t की पावर -2 नीचे है, t की पावर -1, ये जब ऊपर जाएगा तो t की पावर +1, 1 - 2 t की पावर -1। सो हमारा आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल था, m1 l की पावर -1 t की पावर -1। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने हैं। देखिए स्टार्टिंग में टाइम लगता है, जब आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करते हो तो आपको डायमेंशंस लगभग याद ही हो जाते हैं, तब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता और फटाफट से आपके न्यूमेरिकल्स सोल्व भी हो जाते हैं। स्टेटमेंट पे नहीं जाना, टर्बुलेंट ऑयल है, क्या कुछ है, ये फॉर्मूला अजीबोगरीब लग रहा है, इस पर भी नहीं जाना। आपको सिर्फ वो क्वांटिटीज़ देखनी है जिनके डायमेंशंस की हेल्प से हमें फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। इसके डायमेंशंस निकालने थे, इनके हमें पता है, बस उसे निकाल देते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। हमने 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स की अब एक करते हैं, डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स। उस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन रेडियस आर। मीन्स हमें रेडियस दी गई है आर, डेंसिटी रो, सरफेस टेंशन एस और हमसे टाइम पीरियड पूछा गया है। लास्ट जो क्वेश्चंस किए वो थोड़ी अलग टाइप के थे, ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा डिफरेंट है, ये अपोजिट है। हमसे पूछ रहा है कि टाइम के डायमेंशंस क्या होंगे। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को हम उठाएंगे और उससे रिलेट करके हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए पहले क्वांटिटीज लिख लेते हैं। आर रेडियस है, रो डेंसिटी है और सरफेस टेंशन एस है। सरफेस टेंशन होती है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दे वो सरफेस टेंशन होगा। फोर्स होता है m1 L1 t की पावर -2, लेंथ होती है L की पावर 1, तो यहाँ से डायमेंशंस हो जाएंगे m1 t की पावर -2। ये तो हो गए सरफेस टेंशन के। रेडियस, इसके डायमेंशंस होते हैं L की पावर 1। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स m की पावर 1, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, L की पावर -3। वॉल्यूम के बताए हैं आपको डायमेंशंस। तो तीनों के डायमेंशंस हमने लिखे, हमें निकालने हैं टाइम पीरियड के। अब देखिए इनको इस तरीके से अरेंज करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, हमें एट लास्ट खाली एक t बचना चाहिए, टाइम के डायमेंशंस बचने चाहिए। पहले वाले ऑप्शन को ही उठा लेते हैं, फिट करके देखेंगे कि किस में हमारा फिट हो रहा है ये फॉर्मूला। पहला उठा लेते हैं s अपॉन रो आर क्यूब, s अपॉन रो आर क्यूब। सरफेस टेंशन के डायमेंशंस हैं हमारे पास m1 t की पावर -2। डेंसिटी के हो गए हमारे पास m1 L की पावर -3 और R क्यूब का मतलब होगा L की पावर 3। ये हो गए। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे, आंसर में स्क्वायर रूट भी है, इसके पूरे का हमें स्क्वायर रूट करना है। तो सोल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ m1 कैंसल आउट, L -3 L + 3 t की पावर -2, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास t की पावर -1। स्क्वायर रूट t की पावर -2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो t की पावर -1। इसको क्या लिख सकते हैं 1/t। आ तो गया हमारा आंसर, बट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम आया है। अगर इस क्वांटिटी को हम रिवर्स कर देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। रिवर्स कैसे कर सकते हैं, रो आर क्यूब डिवाइड बाय एस कर दें। अब रो के डायमेंशंस को आर क्यूब के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दें सरफेस टेंशन से और स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से डायमेंशंस आएंगे हमारे पास टाइम के। इस टाइप से अगर 4 ऑप्शंस दिए हो तो कोई भी एक ऑप्शन उठाइए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस क्वांटिटी को हमें रिवर्स करना है और किसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। इसमें मैंने रैंडमली फर्स्ट ही उठा ली थी, तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय एस। ये क्वांटिटी हमें डायमेंशंस दे रही है टाइम की, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लेक्चर में हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया, डायमेंशंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हमने डायमेंशंस से रिलेटेड। और डायमेंशंस का टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट और IIT JEE में लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।